जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज तारीख है 15 और जब लोग आप ये वीडियो देखेंगे तब हो जाएगी 16 और 16 तारीख के एक दिन के बाद जो राहुल गांधी ने कहा है कि एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन होने वाला है, ऐसी बात वो बताने वाले हैं जो कि एटम बम नहीं होगी बल्कि हाइड्रोजन बम होगी। अब देखिए, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। जब पहली बार उन्होंने एटम बम की बात की थी तो उन्होंने कर्नाटका की एक पार्लियामेंट सीट की, एक असेंबली सीट के रहस्य का उद्घाटन उन्होंने किया था और उससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हुई थी कि एक विधानसभा सीट पर किस प्रकार से चुनाव आयोग के सहयोग से या उनके इनिशिएशन पे 1 लाख वोट से ज्यादा वोटों की हेराफेरी हुई और न केवल वोटों की हेराफेरी हुई बल्कि उससे पूरा उस पार्लियामेंट इलेक्शन का चुनाव पलट गया। अब एक सीट का केवल मसला तो था नहीं, ये मसला था कर्नाटका की बहुत सारी सीटों का, उत्तर प्रदेश की बहुत सारी सीटों का, बिहार माने एक प्रश्न चिन्ह ऐसा लग गया जहां हरियाणा में हमको लग रहा था कि 10 में से 8 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी और एक बयार थी। गांवों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घुस नहीं पा रहे थे, उनकी मीटिंग हो नहीं पा रही थी। गांव के अंदर लोगों ने बैनर्स लगा दिए थे कि यहां भारतीय जनता पार्टी का घुसना निषिद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत ज्यादा खराब है और हरियाणा जैसे प्रदेश में भी कांग्रेस को केवल 5 सीटें मिली और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी झटक ले गई। तो चाहे उत्तर प्रदेश का मसला हो, उत्तर प्रदेश में उस समय जिन लोगों से भी मेरी बात हुई थी तब ये बता रहे थे कि अगर 10 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएं तो गनीमत होगी, लेकिन इतनी ज्यादा सीटें मिलना भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी एक रहस्य था। मध्य प्रदेश में जहां कैंडिडेट्स खुद कह रहे थे कि बहुत ज्यादा मैं जीतूंगा तो 10-15 हजार वोट से जीतूंगा, वहां भी 1.5-2 लाख वोट से जीत हुई। तो अब सवाल उठता है कि जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मानी बात है कि देश का लोकतंत्र और संविधान के अनुसार जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है वो चुनाव आयोग है और अगर देश के अंदर जो जनता की प्रतिक्रिया है और चुनाव के रिजल्ट्स हैं, इसके बीच का कोरिलेशन हो तभी अपनी जनता बात मनवा सकती है। जैसे आपने देखा, जब से देश आजाद हुआ बहुत सारे प्रधानमंत्री आए जो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे और उसके बाद पॉपुलैरिटी उनकी घटी और सत्ता से हट गए। हमेशा ये हुआ, मतलब इंदिरा जी ने भी 1977 में अगर चुनाव में बेईमानी कराई होती तो शायद वो चुनाव ना हारती, लेकिन इमरजेंसी उन्होंने लगाई। हम लोगों ने उसकी भर्त्सना ही केवल नहीं की बल्कि उसके खिलाफ आंदोलन भी किया, मैं उस समय युवा था। लेकिन 1977 में निष्पक्ष चुनाव हुआ, बेईमानी नहीं हुई और 1980 में इंदिरा जी दोबारा लौट के आई। भाई, हमारे समय में जब कांग्रेस का शासन था, मेरे बचपन में हमने कभी नहीं सुना, या मेरे जो समकालीन लोग होंगे, मेरे उम्र के लोग होंगे, उन्होंने भी कभी ये नहीं सुना होगा कि परीक्षा में बेईमानी हुई। हाई स्कूल इंटर में बेईमानी की बात तो सुन ही नहीं जाती, छोटी बहुत नकल हो जाती थी, आगे वाले ने पीछे वाले से पूछ लिया, पड़ोस से पूछ लिया, कुछ पर्ची वाले भी पकड़े जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि पूरा का पूरा जो एग्जामिनेशन है उसको ही पेपर को लीक कर दिया जाए, बेईमानी हो जाए। ये अनहर्ड था हमारे जमाने में। पेपर का लीक होना भी अनहर्ड था और नौकरी मिलने में बेईमानी होना भी अनहर्ड था। सबको नौकरी मिलती थी, ईमानदारी से मिलती थी, कोई पैसे का हेरफेर नहीं होता था। लेकिन पिछले 11 साल से जो आप देख रहे हैं, हर जगह नियुक्तियां हो तो, एग्जामिनेशन हो तो, इलेक्शन हो तो, हर जगह प्रश्न चिन्ह है। और तो फिर लोकतंत्र और संविधान को कौन बचाएगा जब इलेक्शन ही आपके रिग हो जाएंगे। आप यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन ही हटा देंगे और उसके बाद किसी भी आदमी, आरएसएस के आदमी को वहां पे बिठा देंगे। टीचर्स में आप जो समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा के लोग हैं उनको अपॉइंट नहीं करेंगे, उनके बच्चों को भी अपॉइंट नहीं करेंगे और केवल आरएसएस के लोगों में बिठा देंगे, तो लोकतंत्र और संविधान बचेगा कैसे। लेकिन जो असली प्रश्न है, ये बात तो देखिए, आज के तारीख में करीब 90% लोग हिंदुस्तान ये स्वीकार कर चुके हैं
कि ये चुनाव जो है ये फेयर नहीं हुए हैं और इसके अंदर वोट चोरी तो हुई है, और ये बार बार चुनाव आयोग इसको सिद्ध कर रहा है। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज के निष्पक्ष होने का मतलब है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग अपने बार बार एक्शन से यह बताने का प्रयास कर रहा है कि पारदर्शिता नहीं, हम तो चाहते हैं कि हर चीज आवरण में रहे। जब विपक्षी दलों ने कहा, कांग्रेस ने कहा कि साहब हमको वोटर लिस्ट जो है वो डिजिटल फॉर्म में दे दीजिए, तो मानी बात है, अगर आपके मन में कोई चोर नहीं है, दाढ़ी में कोई तिनका नहीं है, तो आप डिजिटल लिस्ट दे दीजिए। लेकिन अगर आपने हेरफेर की है तो आप जानते हैं कि अगर इसका डिजिटल फॉर्म नहीं देंगे और इसको फिर ये एनालाइज करेंगे तो 6-6 महीने एक एक सीट पे लगेगा, हमारी चोरी नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए आप डिजिटल फॉर्म नहीं देंगे, वेबसाइट को हटा देंगे, वेबसाइट से उसको हटा देंगे, जिससे कि आपकी चोरी ना पकड़ी जाए। उसके बाद जब भाई सीसीटीवी फुटेज लेना ही इसलिए निर्देश दिया गया था, नियमानुसार सीसीटीवी फुटेज कैंडिडेट को, हारे हुए कैंडिडेट को देना था, जिससे ट्रांसपेरेंसी रहे, पारदर्शिता रहे। लेकिन उसमें भी नियम को बदल देना, 45 दिन के अंदर उसको नष्ट कर देंगे। तो इससे लगता है कि चुनाव आयोग जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, वो कॉम्प्रोमाइज कर चुका है। लेकिन असली मुद्दा जो मैं आज उठाना चाहता हूं कि मेरे को जो लगता है, क्योंकि देखिए 17 तारीख को राहुल गांधी क्या कहेंगे, क्या करेंगे, क्या वो हाइड्रोजन बम होगा, अब इसकी कल्पनाएं तो शुरू हो गई। लोग सोचने लगे हैं कि हाइड्रोजन बम में क्या होगा। कुछ लोगों का कहना है कि हाइड्रोजन बम बिल्कुल एटम बम ही की तरह होगा, जैसे इस बार महादेवपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में उन्होंने रहस्य उद्घाटन किया, इस बार शायद वो काशी के बारे में करने वाले हैं। और क्योंकि काशी के बारे में करने वाले हैं, जहां पे मोदी जी इलेक्शन लड़े हैं और इलेक्शन जीते हैं, केवल 1.5 लाख वोट से जीते हैं, जहां पे शुरू के 3-4 राउंड्स पे अजय राय जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो जीत रहे थे, तो उन्हें लगता है कि राहुल गांधी ये रहस्य उद्घाटन करेंगे। तो एक तो विकल्प यह है कि राहुल गांधी काशी के बारे में बताएंगे। अच्छा, कुछ लोगों का और का भी कहना है कि अगर ये केवल चुनाव का मामला होता और ये वोट चोरी का मामला होता और इलेक्शन के रिगिंग का मामला होता, तो राहुल गांधी इसको हाइड्रोजन बम ना कहते, इसको एटम बम ही कहते, क्योंकि वो भी एटम बम था, ये भी एटम बम होता। तो भाई इलेक्शन में रिगिंग जो है वो तो आज दुनिया, आज हिंदुस्तान के 90% लोग मान चुके हैं कि इलेक्शन ही 2024 का, 2019 का जो है रिगिंग से हुआ है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी और राजीव कुमार अग्रवाल जी के तत्वाधान में। तो इसलिए मेरे ख्याल से राहुल गांधी के बैक ऑफ द माइंड में जो है वो हाइड्रोजन बम का मतलब यह है कि समथिंग इज मोर सीरियस देन वोट चोरी एंड इलेक्शन रिगिंग। और ये मैं इस बात से, इस पक्ष से मैं भी सहमत हूं। अब सवाल ये उठता है कि अच्छा, एक और चीज राहुल गांधी ने कही जिसपे नोट करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस रिवॉल्यूशन के बाद, इस रहस्योद्घाटन के बाद नरेंद्र मोदी जी चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और इस बात चीज को बारीकी से समझिएगा। भाई अगर इलेक्शन रिगिंग का मामला है तो ये मोदी जी से कंसर्न तो है नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी से कंसर्न तो है नहीं, क्योंकि इलेक्शन का जो इंचार्ज है वो चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग किसी पार्टी से संबद्ध तो है नहीं। और ये बात बिल्कुल सिद्ध हो गई है कि जब ये प्रश्न भी पूछा गया कि जब ये राहुल गांधी ने उसको उद्घाटन किया तो चुनाव आयोग तो स्पष्टीकरण नहीं दे रहा, सफाई नहीं दे रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे बढ़ के क्यों सफाई दे रहे हैं? क्योंकि भाई भारतीय जनता पार्टी में तो आरोप ही नहीं लग रहा ना। अगर ये कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को थोड़ी कह रहे हैं, वो मोदी जी को थोड़ी कह रहे हैं, वो बेसिकली तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को कह रहे हैं, बिकॉज चुनाव आयोग आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इसके बाद, इस रहस्योद्घाटन के बाद मोदी जी चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे, तो कुछ लोगों का मानना है, जिससे मैं भी सहमत हूं, कि ये इलेक्शन रिगिंग का मामला नहीं है, क्योंकि इलेक्शन रिगिंग को तो हिंदुस्तान के लोग अब स्वीकार कर चुके हैं कि इलेक्शन रिगिंग तो हुई है। अब तो केवल प्रश्न ये उठता है, और इसे सिद्ध भी कर दिया चुनाव आयोग ने। भाई एसआईआर, उस चीज को दबाने के लिए यह कहा गया कि बिहार के अंदर एसआईआर होगी और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एसआईआर होगी, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी दे दिया गया। अच्छा, ये तो एक हो सकता था कि पुराने इलेक्शन में बेईमानी होती थी, साहब ठीक है, वो जो राहुल गांधी ने कहा वो भी ठीक हो सकता है,
बेईमानी हुई, गलतियां हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन इसीलिए हम एसआईआर करा रहे हैं। ये एक जस्टिफिकेशन हो सकता था चुनाव आयोग का। लेकिन एसआईआर के बाद जो वोटर लिस्ट बनी, उस वोटर लिस्ट में भी लाखों गलतियां, मरे जिंदा हो गए, जिंदा मरे हो गए, एक मकान के अंदर 500 लोग हो गए, जो मकान था ही नहीं उसके अंदर 500 लोग हो गए, हर जाति और धर्म के लोग हो गए। इसका मतलब यह है कि एसआईआर वाज नॉट द सॉल्यूशन। अच्छा, फिर ये चुनाव आयोग ने एक और पतली गली देखी। उन्होंने कहा कि साहब ये लोग ऑब्जेक्शन करें, लेकिन ऑब्जेक्शन जब पॉलिटिकल पार्टीज के एएलओज ने करने का प्रयास किया, उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं कर सकते, जो सफरर है वो करे। अच्छा, मानी बात है, बाढ़ आई हुई है, गरीब आदमी है, वो कहां जाके एप्लीकेशन देगा, कहां जाके चुनाव बीडीओ के यहाँ और जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके यहाँ लाइन में लगेगा और अपने स्पष्टीकरण देगा। ये लोग बना ही इसलिए गए थे कि वो चीजों को फैसिलिटेट करें, वहां भी उन्होंने ढकने का प्रयास किया। तो बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि जो 17 तारीख को रजकोद्घाटन होना है वो चुनाव के बारे में नहीं होना है, बल्कि उस चीज के बारे में होना है जो सुब्रमण्यम स्वामी अपनी वीडियो में कह चुके हैं। अब मैं जिस चीज के लिए इंगित कर रहा हूं उसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि भाई देखिए, मेरे पास तो कोई सबूत है नहीं। मैं तो जो सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं वीडियो में और पॉडकास्ट में, मैं तो केवल उसी के बेसिस पे कह रहा हूं। लेकिन अगर वो कहने के बावजूद उन पे एफआईआर नहीं होती है और उन पे कोई रेड नहीं होती, इसका मतलब जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं वो बात सही है और वो बात चुनाव से संबंधित नहीं है। और ये भी आपको पता है कि जो संजीव भट्ट हैं, गुजरात के आईपीएस ऑफिसर, जिन्होंने एक रजकोद्घाटन किया था एक कन्या के बारे में कि किस प्रकार से, वो सारी चीजें आप लोगों को, ज्यादातर लोगों को पता है, और उसकी वजह से, और उन्होंने ये भी कहा था जो राइट्स हुए थे उसके अंदर भी उनके पास कुछ ऐसे सबूत थे जिसकी वजह से वो लंबे समय से जेल में है, उनकी पत्नी बच्चे उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि कुछ ऐसी सीडीज हैं और वीडियोज हैं जिसकी वजह से, और संजीव भट्ट ने जो कहा था एक कन्या की वजह से और 2002 राइट्स की वजह से, तो राहुल गांधी के पास क्या ऐसा सबूत हाथ लग गया है और ऐसा पुख्ता सबूत हाथ लग गया है और किस सोर्स से लग गया है जिस अकाट्य है, जिसको कोई काट नहीं सकता। तो लोगों का ये कहना है, काफी लोगों का कहना है कि ये चुनाव आयोग से संबंधित चीज नहीं है, वरना चुनाव आयोग पे मुंह दिखाने लायक ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी होते ना होते। लेकिन ये मामला, क्योंकि उन्होंने कहा कि मोदी जी चेहरा दिखाने लायक नहीं होंगे, तो ये कोई ऐसी सीडी और वीडियो हो सकती है जो मोदी जी से संबंधित है या उस बेटी से संबंधित है जिसके बारे में संजीव भट्ट आरोप लगाते हैं, या वो सीडी वीडियो हो सकती है जिसके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी बार बार चर्चा करते हैं। अब 17 तारीख का इंतजार कीजिए। 17 तारीख को पेरियार का जन्मदिन भी है, मोदी जी का जन्मदिन भी है, लेकिन जो लोग सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर इंतजार कर रहे हैं, राहुल गांधी जो ये हाइड्रोजन बम का विस्फोट करेंगे, जिसके लिए राहुल गांधी कहते हैं मोदी जी चेहरा दिखाने लायक नहीं होंगे, उसके अंदर क्या होगा? कोई सीडी होगी, कोई वीडियो होगी, या कोई ऐसी चीज होगी जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी मोदी जी को अपना नेता स्वीकार करने में परेशानी महसूस करेगी और मोदी जी भी और उनके भक्त भी उनका जवाब नहीं दे पाएंगे। लेट अस सी, लेट अस वेट। 16 तारीख को आप ये वीडियो देखेंगे और एक दिन के बाद आपको पता चलेगा कि राहुल गांधी क्या है हाइड्रोजन बम, और ये बड़ा वेटेड विस्फोट होगा और पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों लोग इसको देखेंगे, विश्व के लोग देखेंगे कि राहुल गांधी के पास कौन सा ऐसा सबूत मिल गया है, कैसा सा सूत्र मिल गया है जिसके माध्यम से वो क्लेम करते हैं कि जब वो ये बताएंगे तो मोदी जी चेहरा दिखाने लायक विश्व को नहीं रह जाएंगे। लेट अस वेट एंड सी। अभी तो केवल गैसवर्क चल रहा है। 17 तारीख के बाद चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी ने जो फोड़ा था वो हाइड्रोजन बम इलेक्शन के बारे में था या किसी सेक्स सीडी या वीडियो के बारे में था। नमस्कार, धन्यवाद, अपना।